हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं 2024 में आई अजय देवगन और आर माधवन फिल्म शैतान को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि गुजराती मूवी वश का रीमेक है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक आदमी इस चूहे को पॉलिथीन बैग में रख लेता है। इसके बाद हमें ऋषि फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पिता का नाम कबीर होता है, माता का नाम ज्योति, बड़ी बेटी का नाम जानवी और छोटे बेटे का नाम ध्रुव होता है। कबीर एक सीए होता है। कबीर अपनी बेटी को उसको स्कूल से लेने आता है। रास्ते में जानवी कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाना चाहती है, पर कबीर उसे अलाउ नहीं करता। पर जानवी जिद करने लगती है तो कबीर फाइनली मान जाता है, लेकिन कबीर की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जानवी को उसे अपने सभी फ्रेंड्स के नाम और फोन नंबर देने होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जानवी को हमेशा अपना लाइव लोकेशन शेयर करना होगा। जानवी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन पूरी फैमिली आउटिंग के लिए अपने फार्म हाउस निकलते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। रास्ते में फैमिली एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए रुकती है। यहाँ खाने में लोग पराठा ऑर्डर करते हैं, पर जानवी खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बहुत बटर होता है। फिर ज्योति कबीर को 2 चाय लाने को कहती है। कबीर जब चाय लेने जाता है तो उसके पास 20 रुपए छुट्टा नहीं होता। तभी वहाँ एक अनजान आदमी अपने लिए एक चाय लेता है और कबीर की फैमिली के लिए भी 2 चाय ले लेता है। ये देख के कबीर उसे अपने साथ फैमिली टेबल पर बैठने को कहता है। अब इस आदमी का नाम होता है वनराज कश्यप। वनराज कबीर की फैमिली के साथ हंसी मजाक करने लगता है। तभी कबीर को एक कॉल आता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। जानवी वनराज को कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने को कहती है। तब वनराज जानवी से कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम ये प्रसाद वाला लड्डू खा लो। अब जानवी जैसे ही वो लड्डू खाती है उसे कुछ अजीब सा लगता है और फिर वो वनराज को देखने लगती है। तभी वहाँ कबीर आ जाता है। वनराज जानवी से कहता है कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये पराठा खा लो। ये कहते ही जानवी बिना किसी नखरे के पूरा पराठा खा लेती है। जानवी का ये बिहेव कबीर को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो इग्नोर कर देता है। इसके बाद ये लोग खा पी के रेस्टोरेंट से निकलते हैं। कबीर ध्रुव को बिस्किट वगैरह दिलाने एक दुकान में ले जाता है और ज्योति फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी पीछे की सीट पे बैठी जानवी के पास वनराज आता है। उसे एक बिस्किट का पैकेट देकर कहता है कि वो उसे फार्म हाउस तक पहुंचने से पहले खा ले। जानवी उसकी बात मान जाती है। यहाँ ये काफी अनयूजुअल लगता है क्योंकि जानवी एक ऐसी लड़की है जो जल्दी किसी की बात नहीं मानती। फिर कबीर की फैमिली फार्म हाउस पहुंचती है और वहाँ पहुंचते ही जानवी वो बिस्किट पूरा खा लेती है। इसके बाद पूरा परिवार पूल में एंजॉय करता है। पानी में गिरने की वजह से ज्योति का फोन खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपने फोन को चावल के डब्बे में रखने के लिए चली जाती है। इसके बाद ज्योति देखती है कि वनराज फार्म हाउस के बाहर खड़ा है। वो ये बात कबीर को बताती है। अब जब तक कबीर पूल से बाहर निकलकर वनराज से मिलने जाता, उससे पहले जानवी उसे ऑलरेडी घर के अंदर बुला लेती है। वनराज कहता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई और वो अपनी बेटी को फोन नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो बस 10 से 15 मिनट रुकेगा। कबीर को ये बात काफी अजीब लगती है, पर क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट की बात होती है, इसीलिए कबीर मान जाता है और अपना चार्जर ला के दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वनराज जानवी पर नजर रखे है। वनराज जानवी से कहता है कि वो जाके कपड़े चेंज कर ले और वापस सीधा नीचे उसके पास आ जाए। जानवी ऐसा ही करती है। वनराज के आने से ज्योति खुश नहीं होती। वो कबीर से शिकायत करती है, पर कबीर का कहना होता है कि हम बस उसकी हेल्प कर रहे हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही तो बात है, मैं कपड़े चेंज करके उस पर नजर रखता हूँ। उधर जानवी वनराज से बातें करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और अपने लद्दाख ट्रिप के बारे में भी। इस बार वनराज कहता है कि तुम लद्दाख ट्रिप पर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे घर पर। वनराज इस बात के लिए जानवी की हामी लेने के लिए उसे ओके कहने के लिए मजबूर कर देता है। अब जैसे ही जानवी ओके कहने को होती है कि तभी ध्रुव जानवी की तरफ बॉल फेंकते हुए खेलने को कहता है। ऐसा करने से जानवी बोल नहीं पाती। ध्रुव बार बार जानवी को खेलने के लिए कहता है, जिसके कारण उन दोनों की बातें डिस्टर्ब होती हैं। डिस्टर्बेंस होने के कारण वनराज जानवी से कहता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे कभी उसे खेलने का मन ही ना करे। जानवी तुरंत जाती है और ध्रुव को झूले में बैठा के उसे जोर से झुलाने लगती है। ध्रुव डर के मारे चीखने लगता है। ध्रुव के चीखने की आवाज ज्योति सुन लेती है। ज्योति फौरन जाती है और जानवी को रुकने को कहती है। तभी वहाँ कबीर आ जाता है और वो भी उसे रुकने को कहता है, पर जानवी नहीं रुकती। फिर जैसे ही वनराज उसे रुकने को कहता है, वो फौरन रुक जाती है। अब तक ध्रुव की हालत खराब हो चुकी थी, उसे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। जानवी के इस बिहेव से कबीर गुस्सा करता है तो वनराज जानवी को सॉरी कहने को कहता है। जानवी फौरन सॉरी कह देती है। अब खाना खाने के समय वनराज फिर से फैमिली मैटर में दखल अंदाजी करने लगता है और वो कहता है कि उसे उनकी फैमिली के बारे में सब पता है। वनराज जानवी के बॉयफ्रेंड और उसके ट्रिप के बारे में कहता है। ये सुन कबीर और ज्योति शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वनराज जानवी से कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहे कि वो उसके साथ ट्रिप पर नहीं आ रही और उसके साथ ब्रेकअप कर ले। अब जैसा वनराज ने कहा होता है, जानवी एग्जैक्टली वैसा ही करती है। ये देख के जानवी के पेरेंट्स और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कबीर फौरन वनराज को जाने को कहता है, लेकिन वनराज जाने को तैयार नहीं होता। तो कबीर वनराज को घसीट कर बाहर निकालने लगता है।
ऐसा करते देख जानवी अपने पिता से ही लड़ने लगती है और कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। कबीर जानवी को रास्ते से हटने को कहता है पर जानवी उल्टा उसे ही धक्का देने लगती है। जानवी का बर्ताव बिल्कुल पागलों जैसा होने लगता है। जानवी को इस तरह करते देख कबीर और ज्योति समझ गए थे कि वनराज ने उनकी बेटी के साथ कुछ तो किया है। ज्योति जानवी से कहती है कि जरूरी नहीं कि वो अंकल की बातें माने। तब जानवी कहती है कि पता नहीं क्यों वो जो कहते हैं वो करने का उसका मन होता है। कबीर वनराज से पूछता है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया। ज्योति समझ गई थी कि ये काला जादू है। वनराज कहता है कि बिल्कुल सही, मैंने जानवी पर वशीकरण किया है, यानी कि अब जानवी वही करेगी जो वनराज बोलेगा। डेमो के लिए वनराज जानवी को बार बार खड़े होने और बैठने को कहता है, फिर उसे रोने और हंसने को कहता है। इतना ही नहीं, वो जानवी को बाहर पूल में सांस रोककर कूदने को कहता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना, अब ये करना डेंजरस होता है। इसीलिए कबीर उसे पकड़ लेता है। ये देख ज्योति वनराज से पूछती है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इस पर वनराज सबसे पहले घर के सारे फोन मंगवाता है और उसे जानवी के हाथों तोड़वा देता है। फिर घर के लैंडलाइन वायर और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी कटवा देता है। इसके बाद वनराज जानवी को चाय पत्ती खाने को कहता है और जानवी खा भी लेती है। कबीर जब उसे रोकने जाता है तो वनराज जानवी से कहता है कि अपने पापा को एक जोर का चाटा मारो और जानवी अपने पापा पर हाथ उठा देती है। ये देख के वनराज बहुत हंसता है। फिर वनराज जानवी से अपने पैर दबाते हुए कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बेसिकली वनराज चाहता होता है कि कबीर और ज्योति अपनी बेटी का दान कर दे, यानी कि खुद कहते कि जानवी उसके साथ जा सकती है। वो जानवी का आजीवन अर्पण कर रहे हैं। वैसे तो वनराज बिना परमिशन के भी ले जा सकता है क्योंकि जानवी उसके वश में है, पर अगर उसे बिना परमिशन के वनराज लेके जाएगा तो आगे चल के उसका वशीकरण टूट सकता है, क्योंकि दिल से जानवी अपनी फैमिली को याद करती रहेगी। इसीलिए परमिशन जरूरी है, पर ऑब्वियसली कबीर और ज्योति इसके लिए तैयार नहीं होते। तब वनराज कहता है कि आपको ये करना पड़ेगा, अब सवाल ये है कि कब। और वैसे भी मुझे लोगों को तड़पते और गिड़गिड़ाते हुए देखना बहुत पसंद है। ऐसा कह के वनराज जानवी को एक लात मारता है। ये देख के कबीर वनराज को पीटने लगता है। वहाँ ध्रुव आ जाता है और वनराज जानवी को ध्रुव का सिर फोड़ने को कहता है। जानवी ऐसा ही करती है। ऐसा करने से ध्रुव का बहुत खून बहने लगता है। फिर हमें पुलिस को फार्म हाउस में आते दिखाया जाता है। पुलिस घर का बेल दबाती है पर कोई खोलता नहीं, इसीलिए पुलिस घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर म्यूजिक चल रहा होता है। यहाँ हम कबीर, ज्योति और वनराज को ऐसे बिहेव करते देखते हैं मानो वो लोग फैमिली और फ्रेंड्स हो। कबीर वनराज को अपना फ्रेंड बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ज्योति ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया था, लेकिन कॉल बैक करने पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। ज्योति बहाना करते हुए कहती है कि ये काम उसके शरारती बेटे का है। फिर ज्योति किचन में फोन लेने आती है। यहाँ हम काफी डेंजरस सीन देखते हैं कि वनराज ने जानवी को एक गैस सिलेंडर के ऊपर बैठा दिया था और गैस ओपन होती है, साथ ही उसके हाथ में माचिस होती है, यानी कि अगर कबीर और ज्योति अपना मुंह खोलते तो जानवी गैस में आग लगा देती और सब मारे जाते। ये लोग पुलिस को किसी तरह समझा बुझा के वहां से भगा देते हैं। पुलिस के जाने के बाद वनराज और भी ज्यादा भड़क जाता है। बेटी को बचाने के लिए ज्योति वो फोन भी तोड़ देती है। फिर वनराज जानवी को किचन से बाहर आने को कहता है। सर पर चोट लगने की वजह से ध्रुव की हालत खराब हो रही होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी होता है। कबीर वनराज से कहता है कि तुम्हें पैसा, घर जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। तो वनराज कहता है ठीक है, घर में जो कुछ भी है वो लेके आओ। कबीर एक बैग में पैसा और जेवर भरकर वनराज को दे देता है। वनराज वो लेके चला जाता है, लेकिन वनराज के जाने के बाद भी जानवी नॉर्मल नहीं होती। तभी कबीर और ज्योति बाहर आकर देखते हैं कि वनराज ने वो सारे पैसे वगैरह जला दिए हैं, यानी कि ये क्लियर है कि वनराज को जानवी ही चाहिए थी। वनराज कहता है कि धन पाना, हवस और लालच ये सब बेकार की चीजें हैं, मेरे अंदर ये नहीं, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये उम्रा की रात मेरे लिए है। उम्रा परछाई का वो काला हिस्सा है जहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुँचती। वनराज फिर से घर के अंदर आ जाता है और वो जानवी को खुद को थप्पड़ मारने को कहता है, और वो भी इतनी जोर से कि उसकी आवाज की गूंज उसके पापा को सुनाई दे। जानवी खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मारने लगती है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कबीर और ज्योति बेबस होकर बैठे होते हैं। फिर वनराज ज्योति को तेजी तेजी डांस करने को कहता है। जानवी को डांस करते हुए 1 घंटा हो जाता है, पर फिर भी वनराज उसे रुकने को नहीं कहता। ज्योति वनराज से रिक्वेस्ट करती है कि उसे रुकने को कहे, पर वनराज उल्टा जानवी से कहता है कि अगर 10 तक गिनने के बाद उसकी माँ यहाँ से नहीं गई तो उसका गला काट दे। दूसरी तरफ कबीर ध्रुव के पास जाता है, उसका ख्याल रखता है। वनराज के 9 तक गिनने के बाद ज्योति वहां से चली जाती है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि वो सो रहा है, अगर कोई सामने आए तो वो उसे चाकू भोंक दे। ज्योति कबीर से कहती है कि वो हमारी बेटी को लेके चला जाएगा। कबीर वादा करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। फिर कबीर बाहर आकर देखता है कि वनराज सोया हुआ है और जानवी उसे गार्ड कर रही है। वनराज धीरे से नीचे फोन लेने आता है तो जानवी खुद को मजबूरन रोकने के कारण खड़े
खड़े टॉयलेट कर देती है। ज्योति फौरन नीचे आती है और जानवी को वॉशरूम ले जाने को होती है, पर वनराज उसे ऐसा नहीं करने देता। ज्योति वहीं जानवी के कपड़े चेंज करती है। जानवी को रोते देख ज्योति अपनी बेटी से चाकू छिनाकर वनराज को मारने उस पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। जानवी अभी भी वश में होती है, इसीलिए वो चाकू से अपनी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो कबीर उसे रोक लेता है। कबीर के रोकने पर जानवी उसी के पैर में चाकू भोंक देती है। कबीर जानवी को बांध देता और फिर वो वनराज को मारने लगता है। वनराज खुद को हारता देख जानवी को जोर जोर से हंसने को कहता है। जानवी हंसने भी लगती है। वनराज कबीर से कहता है कि मुझे मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो जानवी जिंदगी भर वही करते रहेगी जो मैंने लास्ट में कहा है। हाँ, वनराज नेक्स्ट लेवल पर जाता है, जहाँ वो जानवी को अपने छोटे भाई ध्रुव को मारने को कहता है। वनराज के ऐसा कहते ही जानवी फौरन ध्रुव को मारने के लिए चली जाती है। ध्रुव ये सुन कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और छुप जाता है। कबीर और ज्योति भी उसके पीछे भागते हैं और किसी तरह उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले आते हैं और उससे चाकू ले लेते हैं। यहाँ जानवी रोते हुए कहती है कि पता नहीं उसके साथ ये क्या हो रहा है और ये सब क्यों कर रही। इस तरह इमोशनल करते हुए जानवी अपने पेरेंट्स को स्टोर रूम में बंद कर चली जाती है। जानवी ध्रुव को ढूंढने में लग जाती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। पर एट दी एंड जानवी को ध्रुव छत पर मिल जाता है। दोनों में हाथापाई होने के बाद वो ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। पेरेंट्स फौरन ध्रुव के लिए नीचे जाते हैं, पर वो पकड़ नहीं पाते। ध्रुव डायरेक्ट जमीन पर नीचे गिरता है। उन्हें लगता है कि अब ध्रुव नहीं रहा, लेकिन ध्रुव बच जाता है। ध्रुव की हालत गंभीर होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी कबीर और ज्योति जानवी का अर्पण कर देते हैं। इसके बाद वनराज जानवी के साथ वहां से निकल जाता है। ज्योति ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है तो वहीं कबीर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलता है। वनराज जानवी को घने जंगलों से होते हुए कहीं ले जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे जानवी के जैसे और भी कई लड़कियां होती हैं। इधर कबीर अपने वॉचमैन के पास जाता है, उसके फोन में लोकेशन देखता है। एक्चुअली जब ज्योति वनराज से लड़ रही थी तब कबीर ने चुपके से वनराज के फोन का लोकेशन अपने वॉचमैन के फोन में शेयर कर दिया था, ताकि वो वनराज को ट्रैक कर सके। फिर वो लोकेशन को फॉलो करते हुए वनराज के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम वनराज को अपने अड्डे पर पहुंचते देखते हैं, जहां वो एक शैतानी रिचुअल की तैयारी करता है। वनराज कहता है कि आज की रात वो जानवी और बाकी लड़कियों को आजाद कर देगा। लड़कियों को ट्रांस स्टेट में देखते हैं। यहाँ वनराज एक यज्ञ जैसा कुंड तैयार करवाता है और कहता है कि वो जब काली गुड़िया फेंकेगा तो सभी को कुंड के पास आते जाना है, और जब वो लाल गुड़िया फेंकेगा तो सभी को उस अग्नि में कूद जाना है। यानी कि वनराज उनका बलिदान देने वाला था। मीनवाइल कबीर किसी तरह लोकेशन पर पहुंचता है, पर कुछ लड़कियां जो गार्डिंग कर रही थी वो कबीर पर हमला कर देती हैं। कबीर इन सब से लड़ते हुए फाइनली वहां पहुंच जाता है। वनराज जैसे ही कबीर को देखता है वो उसे पकड़वा लेता है और घसीटते हुए उसके पास ले जाया जाता है। इस पॉइंट पर वनराज अपना असली मकसद बताता है। दरअसल इन सभी लड़कियों की बलि देने के बाद वनराज की शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो किसी को सिर्फ अपनी नजरों से ही वश में कर लेगा। फिर उसे लड्डू या पेड़ा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनराज कहता है कि सभी भगवान के गुलाम है, लेकिन कुछ लोग इस लायक नहीं होते। अब मैं सभी को अपने वश में करूंगा और मैं उनका भगवान बनूंगा। बेसिकली वनराज का प्लान पूरी दुनिया को अपने वश में कर उनका भगवान बनना था। वनराज कबीर को आगाह करता है कि अगर उसने किसी तरह का नुकसान उसे पहुंचाया तो ये लड़कियां उसे नोच कर खा जाएंगी। कहकर वनराज फिर से रिचुअल करना शुरू करता है। काली गुड़िया फेंकने के बाद जैसे ही वनराज लाल वाली गुड़िया फेंकने को होता है और सारी लड़कियां आग में कूदने वाली होती हैं, कबीर फौरन उस पर आग वाली लकड़ी से हमला कर देता और इससे पहले कि वनराज कुछ बोलता कबीर उसकी जीभ ही काट देता है और फिर कबीर वनराज की जीभ को आग में फेंक देता है। अब ऐसा करने से सारी लड़कियां कबीर पर हमला बोल देती हैं। फिर एकदम से वनराज की आवाज आती है, इसमें वो बोल रहा होता है कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो, मुस्कुराओ, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। ये सुनते ही लड़कियां रुक जाती हैं। असल में कबीर एक वॉइस रिकॉर्डर लिए होता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वनराज और कबीर के बीच लड़ाई हुई थी तब वनराज ने चिढ़ाते हुए कहा था कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आजाद हो जाए, वो वापस से मुस्कुराए, और इसी सेंटेंस को कबीर ने एडिट करके परफेक्ट बना लिया था। इस तरह कबीर ने जानवी के साथ सभी लड़कियों की जान बचा ली और उन्हें आजाद कर दिया। फिर कुछ समय के बाद हम कबीर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उससे मिले एक पुलिस ऑफिसर आती है जो बताती है कि वहाँ पर आपकी बेटी को लेकर 108 लड़कियां मिली। वो सारी लड़कियां अब अपने अपने घर पहुँच गई हैं और खुश हैं। पुलिस बताती है कि पर वो तांत्रिक नहीं मिला, उसकी तलाश जारी है। यहाँ ध्रुव और ज्योति भी ठीक होते हैं, ध्रुव भी हील कर रहा होता है। अब इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, वही चूहा पकड़ने वाला सीन। यहाँ चूहा कोई और नहीं बल्कि कबीर पकड़ता है। कबीर उस चूहे और एक केले को लेकर जंगल के बीच एक बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसने वनराज को कैद करके रखा है। कबीर वनराज के पास चूहा फेंक कर खाने को देता है और केले को अपने पास रखते हुए कहता है कि आप तो भगवान है और
भगवान को तो भूख लगती ही नहीं। कबीर कहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में कबीर कहता है कि अब यही वनराज का नर्क है और ये इंसान उसका भगवान। और ये कहते हुए कबीर वनराज को वहाँ बंद कर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें।